नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का एसएससी मैथ्स बाय सुमित वर्मा यूट्यूब चैनल पर। ये एक नया चैनल है जिसको स्पेशली स्टार्ट किया गया है सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए, राइट। और इसमें हम सबसे पहले जो है मेंस के 2010 से लेकर अभी तक के सारे पेपर टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, राइट। अब ये आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक्चुअल एग्जाम का आइडिया आपको उसी से मिलता है। आप चाहते हुए या ना चाहते हुए कितने भी टफ से टफ या आसान से आसान सवाल करते रहो, वो एक अलग चीज है। आप इंटरेस्ट के तौर पर बहुत टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना। ओलंपियाड के क्वेश्चन भी कर सकते हो, जेई के क्वेश्चन, आईआईटी जेई के क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन के लिए मैटर वही करता है जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एज इट इज उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2010 से लेकर अभी तक के जितने भी मेंस के पेपर हैं, और सबसे बड़ी बात है हम टॉपिक वाइज चीजों को करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, राइट। नंबर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर है और आज इसका पार्ट 1 है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक इतिहास में मेंस में नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, है ना। उन सबको धीरे धीरे करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, पूरे प्रॉपर प्लेलिस्ट में बना दूंगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वो भी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट के साथ करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, 2010 से शुरुआत करेंगे, फिर 2011, 12, 13 इस तरीके से करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के 2010 और 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। एसएससी मेंस का एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होता है ना। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, बीच बीच में जो है 2017 वगैरह के आसपास काफी मुश्किल पेपर आया था, लेकिन अब आप देखो कि 2023 में जो पेपर हुआ है काफी आसान आया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। तो ऐसा ही कुछ आता था पहले 2010-11 में, एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर आता था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और ये जो सेशंस होंगे वो लाइव नहीं होंगे, मैं रिकॉर्ड करके इनको रेगुलर बेसिस पर अपलोड किया करूंगा। वो ऐसा इसलिए ताकि आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर सकें। तो रेगुलर एक वीडियो आपको मिलेगा और रेगुलर एक वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि नया चैनल है, किसी को पता नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नाम से सर्च में आने लगेगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को, सभी लोग सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगले दिन अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। सीजीएल मेंस 2010 का ये सवाल है, देखिए जरा। सवाल है, अ जनरल while arranging his men who were 6,000 in number in the room in the form of a sequence, okay, found that there are 70 men left over. How many were arranged in each row? ठीक है। उसने क्या किया कि जितने भी मेन थे उनको स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया। अब जैसे कि हम बात करते हैं कितने भी लोगों को आप अरेंज करोगे, जैसे कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो असेंबली में बैठते होगे, है ना। सुबह सुबह असेंबली होती थी, उसमें जब आप बैठते थे तो कुछ इस तरीके से बैठते थे, जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, तीसरा यहाँ बैठा है, चौथा यहाँ बैठा है, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, 9, 10, 11, 12, है ना। और मास्टर जी आए, मास्टर जी ने आपसे कहा कि भैया काउंट करके बताओ कितने लोग हैं। आपको एक टास्क मिला कि चलो काउंट करो कितने लोग हैं। तो आप कैसे काउंट करोगे? अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो है हार्ड वर्क और दूसरा है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आप कैसे करोगे? आप इसको काउंट करोगे, सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे काउंट करोगे ना। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? स्मार्ट वर्क वो है कि आपको शॉर्टकट पता है कि काउंट करने का तरीका है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। आप सीधे देखो कि कितनी रोज है, 1 2 3 4, 4 रोज है, और सॉरी 4 कॉलम्स है, और रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 एंड 1 2 3, तो 4 इंटू 3 मैंने सीधे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया मेरे पास 12, है ना। तो इसी तरीके से लोगों को अरेंज करते हैं। जब हम स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर n लोग यहां पर हैं तो n लोग यहां पर भी, रो वाइज अगर कॉलम वाइज 4 लोग हैं तो 4 लोग कॉलम रो वाइज भी हो, मतलब टोटल 4 इंटू 4 जो नंबर ऑफ पर्सन आएंगे वो 16 आएंगे, जो कि 4 का स्क्वायर है ना। तो इस तरीके से हम स्क्वायर की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना,
तो मैं चारों तरफ से जब देखूंगा तो ये जो चारों साइड है मुझे इक्वल दिखाई देनी चाहिए। वो इक्वल कब दिखेंगी? जब रो में और कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ पर्संस बैठे होंगे। यस, बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो इक्वल नंबर ऑफ पर्संस बैठे हैं, तो मैंने कहा कि भाई एक रो में n नंबर ऑफ पीपल है और एक कॉलम में n नंबर ऑफ पीपल है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए? n स्क्वायर, राइट। और उसमें 71 लोग बच गए, मतलब n स्क्वायर में 71 एक्स्ट्रा थे, स्क्वायर में मैंने बिठा दिए। कितने बैठ गए? n स्क्वायर लोग बैठ गए और फिर भी 71 बच गए, तो वो 71 एक्स्ट्रा थे और टोटल कितने थे? 6000। इस तरीके से मैं यहां पर सोचूंगा, दिमाग लगाऊं। टोटल कितने थे? 6000। तो हमें क्या करना है? n स्क्वायर बराबर हो गया 6000 में से 71 घटा दो तो 5921 आएगा, 5929 सॉरी 5929। तो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5929। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 9 में एंड हो रहा है तो स्क्वायर रूट किस में एंड होगा? 3 या 7 में, बिकॉज 3 का स्क्वायर भी 9 में एंड होता है, 7 का स्क्वायर भी 9 में एंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है ना। मुझे स्क्वायर, भाई 5929 का स्क्वायर रूट किसी को याद तो होगा नहीं, है ना। या तो आप निकालो ट्रिक वगैरह लगा के जो भी है, या फिर लॉजिक लगा के ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बिकॉज 9 का स्क्वायर तो 9 में एंड होता नहीं है। 9 स्क्वायर इज 81, वो 1 में एंड होता है ना। अगर 3 के स्क्वायर को देखूंगा तो 73 है और यहां पर देखो 77 है। 80 का स्क्वायर क्या होता है? आप मुझे बताओ। 80 का स्क्वायर होता है 6400, उससे तो ये छोटा है, तो आंसर 80 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। अब बचे 73 और 77। अब 73 और 77 अगर बचे हैं तो 75 का स्क्वायर निकाल के ये को एलिमिनेट कर दो इसमें से। तो मैंने कहा क्या कहा? 75 का स्क्वायर निकालता हूं। कोई भी संख्या अगर 5 में एंड होती है, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25 और 7 और उसके एक बड़ा नंबर 8, 7 इंटू 8 56, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5625 से ये नंबर ज्यादा है, तो डेफिनेटली 73 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर 75 से बड़ा होगा, और 75 से बड़ा एक ही ऑप्शन बचा 77। ये कोई चलना चाहिए दिमाग में, है ना। ये समझा रहा हूं मैं जैसे धीरे धीरे, उस तरीके से नहीं चलना चाहिए। ये प्रोसेस होना चाहिए एकदम सुपर फास्ट, है ना, तब आप इसको जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज आप 5929 का स्क्वायर रूट निकाल लो, जो भी तरीके से आप निकालते हो। आंसर इसका 77 है ना। यही पूछा था ना, हाउ मेनी मेन आर अरेंज्ड इन ईच रो, हर एक रो में कितने लोग हैं, तो n लोग थे और n की वैल्यू है 77। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा पहले क्वेश्चन का, एकदम लॉजिकल सवाल था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, द लीस्ट सच नंबर इज व्हाट, सबसे छोटा ऐसा नंबर क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज यहां पर बताइए, सबसे पहली बात कि कितने लोगों को इसका शॉर्टकट पता है? बहुत लोगों को पता होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का शॉर्ट रास्ता ये होता है, सबसे पहले डिवाइजर्स को आप लिख लो, जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 4 5 6 से सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और रिमाइंडर क्या बच रहे हैं? 2 3 4। तो इनके नीचे मैंने रिमाइंडर लिख लिए 2 3 एंड 4, ये आपने लिख लिया। अब आपको करना क्या है? सिंपल प्रोसेस करना है। देखो, इस कोने से शुरू करना है, इस कॉर्नर से। इस कोने से जब आप शुरू करोगे तो आप ऐसे इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20, 20 प्लस 3 कितना हो गया? 23, 23 इंटू 4 92, 92, 92 प्लस 2 94। तो माई आंसर इज 94। यहां पर ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, जैसे लास्ट वाले ऑप्शन को आप 94 कर लीजिए। 94 इज राइट आंसर। सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है? 94 है। बस ये सिंपल तरीका है। देखो, ऊपर आपको डिवाइजर लिखने हैं 4 5 6, नीचे लिखने रिमाइंडर 2 3 4, राइट। यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, 4 इंटू 5 20। तो ऐसे तो मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे प्लस करना है। तो 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 3 23, 23 इंटू 4 92, 92 प्लस 2 94। सबसे छोटा ऐसा नंबर मिल गया 94, है ना। तो 3 सेकंड में आपका आंसर तो आ ही जाएगा। अब ये मेथड आता कैसे है? ये हम नंबर सिस्टम जब बेसिक्स से पढ़ेंगे ना पूरा, उसमें सक्सेसिव डिवीजन का पूरा कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव रिमाइंडर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं ये भी बता दूंगा आपको कि ये मेथड आता कैसे है। फिलहाल सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या है वो समझो आप। जैसे यहाँ पर 94 ये नंबर है, 94 को सबसे पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 4 से। तो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 23 बार जाएगा, 23 इंटू 4 92 बचेगा, तो रिमाइंडर आएगा 2, है ना। तो पहला रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है कि जब यहां पर जो क्वोशिएंट आ रहा है इसका, है ना,
कितना आ रहा है 23। 23 को फिर अगले डिवाइजर से आप डिवाइड करो, तो अगला डिवाइजर हमारा कौन सा है 5। 5 से डिवाइड किया, 5 से भाग किया, तो 5 इंटू 4 20 आया, बचेगा कितना 3 बचेगा। तो अगला जो रिमाइंडर है, अगला शेषफल 3 है, 3 ही तो दिया गया है ना। और फिर अगला जो आया 4, उसको नेक्स्ट रिमाइंडर से, नेक्स्ट डिवाइजर से डिवाइड करो 6 से, 6 से 0 बढ़ जाएगा 0, बचेगा कितना 4। तो अगला रिमाइंडर हमारा कितना है 4 है। तो 2 3 4, तो ये मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन का, है ना। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब, सक्सेसिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। वो मेथड कैसे आता है वो हम नंबर सिस्टम में डेप्थ में डिस्कस करना पड़ेगा, उसमें लगेगा समय थोड़ा सा। अगला सवाल फिर से सीजीएल मेंस 2010 से। अ नंबर when divided by 296 gives 75 as remainder, if the same number is divided by 37 then the remainder will be what, है ना। अगर किसी संख्या को 296 से भाग करते हैं तो 75 रिमाइंडर बचता है। मतलब उस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, 296 का मल्टीपल 296 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर 75। ये चीज हम कैसे लिख पाते हैं, ये बात आप समझिए ध्यान से। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने किसी भी नंबर को 296 से भाग किया, वो नंबर था n, है ना। कितनी बार गया मुझे नहीं पता, लेट सपोज x बार गया, बचेगा शेषफल कितना, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 75, 75 बचेगा। तो मैं n को ये लिख सकता हूं ना, दिस नंबर प्लस दिस नंबर डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी 296 इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 75, है ना। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि मैं किसी नंबर को 5 से भाग कर रहा हूं, 5 से मैंने भाग किया 14 को, बहुत सिंपल सा नंबर लिया, 5 इंटू 2 10, बचेगा कितना 2, सॉरी 4, बचेगा कितना 4। तो मैं 14 को, इस नंबर को 14 को क्या लिख सकता हूं, दिस इंटू दिस 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर एक्स्ट्रा पार्ट 4। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14 ही आ जाएगा। तो इसी तरीके से 296 से भाग किया है एन को, एक्स बार गया है और 75 रिमाइंडर बचा है, तो एन को हम लिख सकते हैं 296 इंटू एक्स प्लस 75। एकदम बेसिक सी बात है ना। लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि देखो हर तरीके का स्टूडेंट होता है, किसी किसी को ये नहीं पता होता कि सर गुरुजी ये आया कैसे। जब यही नहीं पता तो फिर आगे कहानी बताने का मतलब क्या है। आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो बेचारे अभी फ्रेशर है, उनको नहीं आती चीजें। मैं सबके हिसाब से चलूंगा। अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 37 से, तो 37 से मैंने इसको भाग किया, 37 से भाग किया, तो आप ये देखो 37 से भाग करने पर 296 कितनी बार जाएगा, 37 296, है ना। साथ में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाए, 7 इंटू 8 होता है 56, तो 8 इंटू 7 56, 5 हो गया, 8 इंटू 3 24 प्लस 5 29। मतलब ये तो पूरा का पूरा कट रहा है ना। 296 पूरा पूरा डिविजिबल है 37 से, तो 296 को डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर आएगा 0। 296 का कोई भी मल्टीपल हो, उसको 37 से भाग करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि वो 296 का मल्टीपल है और 296 37 से कट जाता है, और कट जाने का मतलब होता है रिमाइंडर 0। तो यहां तो रिमाइंडर हो गया 0, बचेगा केवल ये 37 इंटू 2 होता है 74, 74 प्लस 1 75, तो यहां रिमाइंडर आया 1, तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 0 प्लस 1 1। जब नंबर मल्टीप्लाई या ऐड होते हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई और ऐड हो जाते हैं। ये भी बात अगेन बेसिक वाली है। रिमाइंडर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, उसमें बेसिक से ये चीज देखेंगे कि नंबर मल्टीप्लाई होने पर या नंबर ऐड होने पर रिमाइंडर भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई और ऐड कैसे हो जाते हैं, राइट। तो फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, 37 से डिवाइड करने पर यहाँ शेषफल 1 आया, तो 0 प्लस 1 जुड़कर कितना हो गया 1 हो गया। तो मेरा आंसर क्या है 1। देखो क्योंकि हम मेंस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन, सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट मेरा ये अजम्पशन है कि आपको ये जो बेसिक्स हैं नंबर सिस्टम वगैरह के, या जो चैप्टर्स के बेसिक हैं वो आते होंगे, है ना। अगर नहीं आते हैं तो आपको बेसिक्स की क्लास करनी चाहिए, वो हम कराएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट पूछा है। इस सवाल में बहुत बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, मैं बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझो, ये है 0.75 का क्यूब, है ना, 0.75 का क्यूब। अब आप केवल इमेजिन करो, कुछ लिखो मत, केवल इतना इमेजिन करो कि ये गुणा होगा इससे, है ना। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 1 माइनस 0.75, नीचे तो ये आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। जब इसका गुणा इससे करोगे तो ये फॉर्मेट क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
भाई इस नंबर को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस नंबर को 1 इंटू 0.75 लिख सकता हूं, और इस नंबर को 0.75 का स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, राइट। तो ये जो है मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ए क्यूब, तो ए क्या था हमारा 1 और बी क्या था ये, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिंपल क्वेश्चन, इससे ये कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे आ गया 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, तो 1/1/4 कितना हो गया, ऊपर पहुंच गया 4। बड़ी खुशी हुई गुरु जी, 4 आगे आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, मजा आ गया। कितना आसान सवाल था, लेकिन गलत हो गया। आसान में ही सबसे ज्यादा गलती होती है। गलत क्या हो गया कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस में ये भूल जाते हैं कि इस सवाल में इसका स्क्वायर रूट पूछा है ना। 4 आसानी से आने की खुशी में हम ये भूल गए कि स्क्वायर रूट पूछा था। तो भाई स्क्वायर रूट पूछा है तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और ये होगा 2, तो आंसर इसका 2 है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स पेपर में ना करें, है ना। एग्जामिनर कई बार आपकी कंसंट्रेशन भी चेक करता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेट होकर, कितने फोकस होकर एग्जाम दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, भाई सरकारी ऑफिस में काम करोगे तो कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि ध्यान कहीं और है, इंस्टा रील चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, किसी और के बारे में सोच रहे हो, और यहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो वो चीज भी टेस्ट कर ली जाती है पेपर में, आप कितने कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं। Sum and product of two numbers are 12 and 35. The sum of their reciprocals. So very easy question. So numbers are a and b. मैंने बोला a plus b 12 है, a into b 35 है। आपको क्लियर नंबर दिखाई दे रहे हैं 7 और 5, 7 प्लस 5 12 और 7 इंटू 5 35। तो नंबर है 7 और 5। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स मतलब 1/a प्लस 1/b मुझे निकालना है, तो 1/7 प्लस 1/5 है ना। तो दैट इज व्हाट, नीचे आ गया 35, ऊपर आ गया 7 प्लस 5 12, 12/35 आंसर आ गया ऑप्शन सी, है ना। अगर आप नंबर गैस नहीं भी कर पाते हो, सपोज कीजिए कि कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए कि आप नंबर ही नहीं गैस कर पा रहे कि कौन से नंबर आएंगे, तो सीधे सीधे आपको करना क्या है, पूछा तो यही गया है ना, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया नीचे ए बी और ऊपर क्या आ गया ए प्लस बी। ए प्लस बी आपको पता है 12 और ए बी पता है 35। तो अगर ऐसे नंबर दे दिए जाए जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं पता कर पा रहे कि वो नंबर कौन से होंगे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे फॉर्म बना सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखें, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दीज, इन नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। √5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 1/2। इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1/5 और इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 1/7, राइट। इनको कंपेयर करना है। अब कंपेयर हम तभी कर सकते हैं या तो उनके बेस बराबर कर लें या पावर बराबर कर लें। अब बेस तो बराबर करने से रहा, मैं 5 4 2 3 इनको कैसे बराबर करूंगा। पावर को मैं बराबर कर सकता हूं कैसे, भाई एलसीएम होता है 2 3 5 और 7 का एलसीएम, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 210। कुछ भी कॉमन तो इनमें है नहीं, तो एलसीएम होगा, सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर दिया 210। तो मैं क्या करता हूं, सब में पावर लगा देता हूं 210, इसमें भी पावर लगा दी 210, है ना। 210 एक ऐसा नंबर है ना इन सबसे कट जाएगा, तो ऐसी वैल्यू मैंने ले ली कॉमन बनाने के लिए 210 210। तो मैंने सब में इक्वल पावर लगा दी। इक्वल पावर जब मैंने लगाई तो आया क्या, यहाँ पर 5 की पावर 105, 4 की पावर 70, 2 की पावर, देखो जब ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो मल्टीप्लाई नहीं होती, है ना। तो टॉप डाउन अप्रोच लगाती है, ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/5 इस नंबर का 42 और ये नंबर हो गया 3 की पावर 30। आप जरा ध्यान से देखें इन नंबर्स को, सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो बेस में अगर मैं कंपेयर करूं तो बेस सबसे बड़ा किसका, इसका। पावर मैंने कंपेयर की तो पावर सबसे बड़ी किसकी, इसकी। तो जब बेस भी बड़ा है पावर भी बड़ी है तो कोई शक नहीं है कि ये नंबर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है मतलब ये नंबर, ये मेरा आंसर √5। √5 से ही तो ये नंबर आया था, तो आंसर इज व्हाट √5। क्लियर है। तो ये तरीका है इस टाइप के सवालों को करने का, बहुत पॉपुलर सा मेथड है। अगला सवाल है ये, क्यूब रूट निकालना है इस नंबर का, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो क्लियर दिखाई दे रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। क्यूब रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनको प्लस किया 13 13 हो गया 26, 608 और 392, 8 इसको दे दिया मैंने तो ये 400 बन गया।
400 प्लस 600 कितना हो गया 1000, पॉइंट के आगे 1000 मतलब 1 हो गया, है ना। तो 13 13 26 और 1 कितना हो गया 27, ठीक है। इनको जोड़ करके आएगा 1.000, 1.000 मतलब 1 आएगा, 1 जुड़ जाएगा इसमें, 13 13 26 प्लस 1 27। दूसरा हुआ a माइनस बी, तो इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 हो गया, 60 माइनस 39 कितना हो गया 21 हो गया, पॉइंट 13 माइनस 13 0 हो गया। अब जब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इसका क्यूब रूट आता है 3 और इसका क्यूब रूट आता है 0.6। 0.6 कैसे आता है, इस नंबर को 216 बटा 1000 लिखेंगे। जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट आएगा 6 और 1000 का क्यूब रूट आएगा 10, तो 6 बटा 10 यानी कि 0.6, ठीक है। 3 इंटू 0.6 यानी 1.8 मेरा सही आंसर, ऑप्शन सी, है ना। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अगला सवाल देखो, ये सीरीज आती है, पॉपुलर सी सीरीज है, बहुत आसान है क्वेश्चन, है ना। लेकिन आसान उनके लिए जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो बेचारा नया बच्चा है उसके लिए तो ये भी मुश्किल है ना। हम बताएंगे इसको 1/2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू 1/99 इंटू 100। तो इसका शॉर्ट तरीका तो वही होता है कि पहला टर्म है 1/1 माइनस आखिरी टर्म है 1/100, इसमें से 100 घटा दो, आंसर आ गया 99/100, ऑप्शन बी। लेकिन ये आता कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ, एक बार क्विकली बता देते हैं। देखो है क्या, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि आप जब एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर बनेगा 2 माइनस 1, बिकॉज द डिफरेंस इज 1, सो 2 माइनस 1, इनका डिफरेंस ही 1 है और ऊपर भी 1 है, तो सीधे सीधे मैं इनको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 1/2 इंटू 3, बिकॉज द डिफरेंस इज 1। इसको हम लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, एंड जो आखिरी है उसको लिखेंगे 1/99 माइनस 1/100। तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि -1/2 से +1/2 गया, ये गया, ये गया, ये गया, सारे कट जाएंगे, बस बचेंगे पहला और आखिरी, सिर्फ पहला और आखिरी बचेंगे। तो 1 माइनस 1/100, सो आंसर इज 99/100, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, फाइंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 200। 1 से 100 तक के संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या है। 1 से 100 तक की जितने भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सबके अंकों का योग बताना है मुझे यहाँ पर। तो इसमें करना क्या है, देखो 1 से 99 की बात कर रहा हूं मैं पहले, 1 2 3 अप टू 99। 1 से 99 की जब आप बात करोगे तो सारे नंबर एक ही जैसे हैं, 1 है या 2 है या 3 है ना, सब एक ही बार, मतलब जितनी बार 1 आएगा उतनी बार 2 भी आएगा, उतनी बार 3 भी आएगा, उतनी बार 4 भी आएगा, एंड सो ऑन, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 कितनी बार आएगा, बस ये काउंट कर लो, 1 कितनी बार आएगा। तो आप सोचो जरा, थोड़ा सा मेंटली इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। आप ये सोचिए कि पहले आपने ये सवाल कभी देखा ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में कर रहे हो, लॉजिक से सॉल्व करोगे, आप ये सोचोगे कि 1 कितनी बार आया है। तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 1 कितनी बार आता है, 2 बार। 1 से लेकर 10 तक 1 कितनी बार आता है, 2 बार। फिर 1 से लेकर 11 से लेकर 20 तक, अब 11 से लेकर 20 तक एक तो सब में आता है, 11 से 19 यानी 9 बार, और 11 में 2 बार आ रहा है, तो 10 बार हो गया ना टोटल। आप समझो कि 1 से लेकर 10 तक एक 2 बार आया, एक तो 1 में आया और एक 10 में आया, है ना। एक तो 1 में आया और एक 10 में आया। 11 से लेकर 20 तक कितनी बार आया, 10 बार आया, क्योंकि 11 से 19 तक 9 बार तो आ ही रहा है सब में एक एक, और 11 में एक एक्स्ट्रा बार आ रहा है, तो टोटल कितनी बार हो गया, 9 और 1 10 बार। बाकी सब में तो एक एक बार ही आएगा ना, जैसे 21 है, 31 है, 41 है ना। बाकी सारी जो सीरीज बन रही है, कितने 10-10 के सेट बनेंगे, 1 से 100 तक, 1 से 99 तक 10-10 के 10 सेट बनेंगे। जब 10 सेट बनेंगे, है ना, 10 सेट बनेंगे तो कितनी बार आएंगे, 2 सेट तो ये हो गए, 1 से 10 और 10 से 20, राइट, 11 से 20, बाकी बचे 8 सेट, सब में एक एक बार आएगा, मतलब टोटल 8 बार आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 20 बार 1 आया, 20 बार 1 आया तो सम कितना हो गया, 20 इंटू 1। 20 बार 2 आएगा तो सम होगा 20 इंटू 2। 20 बार 3 आएगा तो सम होगा 20 इंटू 3। इसी तरीके से 9 भी 20 बार आएगा, ठीक है, तो सम होगा 20 इंटू 9। तो 20 तो मैंने कर लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा,
1 + 2 + 3 प्लस अप टू 9, राइट। तो हम ये कह सकते हैं 20 इंटू 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सम, 1 से लेकर n तक का सम होता है n इंटू n + 1/2। तो यहाँ पर नंबर है 9 तक, तो 9 इंटू 9 + 1 कितना होता है 10/2। ये हो गया कितना 9 इंटू 100 900। तो 900 मेरा आंसर नहीं है पर, है ना, क्योंकि 900 ऑप्शन में भी है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। हमें 1 से 100 तक पूछा था, तो 100 मैंने अभी छोड़ दिया है। तो 100 का जो सम है वो कितना है 1 + 0 + 0 यानी 1, तो वो 1 भी इसमें जुड़ जाएगा। 900 + 1 आंसर आएगा 901, ऑप्शन सी। ठीक है, 901 इसका सही आंसर है। मैंने जो पहली बात आपको बताई थी, मैं उसको और थोड़ी गहराई से आपको बताने जा रहा हूं। जैसे जो 1 कितनी बार काउंट आया, कितनी बार आया है, वो आप ये देखो। आप अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाना, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू 10। तो एक तो 1 ये आया और एक ये आया, तो कितनी बार आया 2 बार आया, राइट। फिर हम 11 से बात करेंगे, 11 12 13 एंड सो ऑन अप टू 20। तो 1 कितनी बार आएगा 11 से लेकर 19 तक, 1 2 3 4 अप टू 9, 9 बार आया। 11 से 19 तक कितनी संख्या है 9 संख्या है, 9 बार आया और एक ये एक्स्ट्रा आया, तो टोटल कितनी बार आ गया 10 बार। तो 2 बार इस सीरीज में, 10 बार इस सीरीज में। बाकी जो सीरीज है, जैसे 21 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, 31 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, अप टू 91 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, सब में 1 एक ही बार आएगा, फिर तो कभी आता नहीं है उसके बाद। तो ये कितनी सीरीज है 8, बिकॉज टोटल 10 सीरीज बनेंगी, 10 के 10 सेट बनेंगे 100 तक। तो 2 सेट तो ये हो गए, बाकी बचे 8 सेट, हर एक में एक एक बार आएगा, तो 8 ये हो गए। तो 1 टोटल कितनी बार आया 20 बार। उतने ही बार 2 आएगा, बिकॉज 2 को जब आप काउंट करोगे तो वही प्रोसेस है ना। फिर 3 को काउंट करोगे वही प्रोसेस है। एवरी नंबर, हर एक नंबर आने के इक्वल चांसेस हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग सिंगल डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स ओनली, है ना। कोई पर्टिकुलर रेंज तक तो ले नहीं रहे, सारे सिंगल डिजिट और सारे 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं, तो हर एक नंबर के आने के इक्वल चांस है। तो 20 बार अगर एक आएगा तो 20 बार 2 भी आएगा, 20 बार 3 भी आएगा, 20 बार 9 भी आएगा। तो ये सब मैंने जोड़ा तो 900 आ गया। फिर एक 100 बच गया था, 100 की डिजिट्स का सम है एक, वो एक और जोड़ दिया मैंने, तो 901 मेरा सही आंसर हो गया, है ना। बिकॉज 3 डिजिट का तो एक लौता नंबर था ना, उसको बाद में देखेंगे, पहले सिंगल डिजिट और 2 डिजिट देख लेते हैं, सिमेट्री तो वही बनेगी। ठीक है, चलिए, सो दिस इज डन, आंसर इज 901, है ना। किसी को अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, है ना। खुद पेन पेपर लेना, खुद ट्राई करना, खुद सोचना, गहराई से सोचना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अगला सवाल है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 43 91 183 so as to leave the same remainder in each case, है ना। सेम रिमाइंडर बचे हर एक केस में, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको देखो क्या करना है, सिंपल प्रोसेस करना है। हमारे पास जो नंबर है 43, पहले क्या करना है वो बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है ना। देखो, इन दोनों का अंतर लेना, कोई भी दो नंबर का अंतर ले लो, इन दोनों का भी अंतर ले लो। तो अंतर लिया तो कितना आया यहाँ पर, ये आ गया 48, ठीक है। और इन दोनों का अंतर लिया तो कितना आ गया 90। और फिर ये जो दो अंतर आएंगे उनका आपको क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, 48 और 92 का। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के अलग अलग रास्ते हैं, पर ये तो बहुत आसान नंबर से इनको वैसे निकाल सकते हो। इसको 4 × 12 लिख ले, तो दोनों 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 4 मैंने बाहर निकाला, 4 × 23 लिख ले। अच्छा, 12 और 23 में तो कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इनका HCF तो 1 है, तो 4 और 4 कॉमन आ गए दोनों में, तो HCF कितना हो गया 4, और 4 ही मेरा इस सवाल का सही आंसर है। तो आपको करना क्या है, जब इस टाइप की लैंग्वेज में सवाल आता है तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और फिर उनका ले लेना HCF। अब बात आती है कि ऐसा हमने किया क्यों। तो आप जरा देखो, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड्स का मतलब इनको डिवाइड करे, इनको भाग देने पर। तो मैंने वो नंबर माना कि n है, सपोज वो नंबर n है, n से मैंने भाग दिया 43 को, कितनी बार गया भाई, लेट सपोज x बार गया, मुझे नहीं पता कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर बचा r। उसी नंबर n से मैंने भाग दिया किसको, 91, कितनी बार जाएगा मुझे नहीं पता, लेट सपोज y बार गया, रिमाइंडर बोला ने सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अगर यहां पर शेषफल r बच रहा है तो यहां पर भी r बचेगा। और उसी नंबर n से मैंने जब डिवाइड किया किसको, 183 को,
कितनी बार जाएगा मुझे नहीं पता, z बार गया और रिमाइंडर वही बचना चाहिए, मतलब r बचना चाहिए, राइट। तो मैं यहां पर 43 को क्या लिख सकता हूं, n इंटू एक्स प्लस आर। यहां पर 91 को लिख सकता हूं n इंटू वाई प्लस आर। और यहां पर 183 को लिख सकता हूं n इंटू जेड प्लस आर, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो आर से आर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताइए। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 91 माइनस 43 कितना आ रहा है, 48। तो 48 की वैल्यू क्या आएगी, n इंटू एक्स माइनस वाई, एन इंटू वाई माइनस एक्स, और r से r क्या हो गया, कट गया। फिर जब मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो कितना आता है 92, वो आएगा n इंटू जेड माइनस वाई, और r से r कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे n की वैल्यू निकालनी है बड़े से बड़ी, तो मैं ये देख रहा हूं कि n 48 का भी फैक्टर होना चाहिए और n 92 का भी फैक्टर होना चाहिए, बिकॉज n इंटू समथिंग बराबर 48 है ना, तो n जो है 48 का फैक्टर है, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि n 48 का फैक्टर है और n 92 का भी फैक्टर है ना। तो n इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट निकालना है ना, ग्रेटेस्ट निकालना है मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, HCF, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं। इसके पीछे इस लॉजिक, ये जो शॉर्टकट है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है ना, कि हम जब ये देखेंगे कि n जो है 48 का भी फैक्टर है, 92 का भी फैक्टर है, तो दोनों का फैक्टर मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर, और ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। दैट मींस आई नीड टू टेक HCF ऑफ बोथ द नंबर्स। इन दोनों का क्या लेना है, HCF लेना है। तो इसीलिए ये प्रोसेस करते हैं। तो आपको हर बार पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट स्टेप याद रख सकते हो, लेकिन हाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीजें आती कैसे हैं, राइट। अगला सवाल ये, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, √7 अपॉन √16 प्लस 6 √7 माइनस √16 माइनस 6 √7। ओके, तो जब भी ऐसा नंबर आएगा तो इसका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। इसको फॉर्मेट प्रॉपर बना लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू √7। यस, तो मेरे पास a और b क्या है, मेरे पास a और b की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 और √7 है, राइट। a 3 है और b √7 है, तभी तो बना 2ab, राइट। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 3² प्लस √7²? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज 3² इज 9 और √7² इज 7। 9 प्लस 7 16 बनता है। तो मतलब ये नंबर क्या बन गया पूरा का पूरा, ये बन गया 3 प्लस √7 का स्क्वायर। यस, बना के नहीं बना। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √7 अपॉन, यहां क्या बचेगा 3 प्लस √7, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। इसी तरीके से ये बनेगा 3 माइनस √7 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस √7, स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट से। तो यहाँ 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, तो √7 अपॉन √7 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 √7। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। यस, 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, द सम ऑफ एरिया ऑफ 10 स्क्वायर द लेंथ ऑफ whose sides are 20, 21 अप टू 29 रेस्पेक्टिवली इज व्हाट। मुझे उन वर्गों के एरिया का सम बताना है, योगफल बताना है, जिनकी साइड मुझे दी गई है। तो अगर किसी स्क्वायर की साइड 20 है तो उसका एरिया क्या होगा, 20 स्क्वायर। किसी की साइड 21 है तो उसका एरिया हो गया 21 स्क्वायर। फिर 22 है तो 22 स्क्वायर, एंड अप टू 29, तो 29 का स्क्वायर। यहां तक आएंगे, है ना, यहां तक हम गए। अब इसका सम हम कैसे निकालें, तो भाई अब या तो एक तरीका है 20 का, 21 का, 22 का, 29 तक का स्क्वायर निकालो, उनको जोड़ो। दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए, देखो आप यहां पर लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 से लेकर अगर काउंट करें तो 1 से लेकर n स्क्वायर तक के नंबर्स का जो सम होता है वो होता है, इस सीरीज का जो सम होता है n+1, 2n+1,
डिवाइडेड बाय 6 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो मैं इस सीरीज को कैसे लिख सकता हूं, सम अप टू 29 का स्क्वायर, मतलब 1 से लेकर 29 तक का स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 19 तक का स्क्वायर, माइनस कर दो भाई। 1 से 29 तक के स्क्वायर के सम में से अगर मैं 1 से 19 वाला घटा दूंगा, है ना, तो मेरे पास 20 से लेकर 29 तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना भाई। मेरे पास है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और अप टू 19 का स्क्वायर। उसके बाद सीरीज शुरू होती है 20 का स्क्वायर और अप टू जाती है कहां तक, 29 का स्क्वायर। अगर मैं इस पूरी सीरीज के सम में से ये वाली सीरीज का सम घटा रहा हूं, तो मुझे यहां से ये सीरीज का सम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस, तो यही तो मुझे चाहिए। अब मैं 1 से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्मूला है वो 1 से ही स्टार्ट होने वाला है ना, 1 स्क्वायर से स्टार्ट होता है, कहीं किसी रैंडम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो 1 से लेकर 29 तक के स्क्वायर का जो सम होता है वो इस फॉर्मूले में रखेंगे। एन की वैल्यू 29, तो 29 प्लस 1 30, 2n प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 29 58 प्लस 1 59 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 19 का स्क्वायर 19 20 2 इंटू 19 38 प्लस 1 39 डिवाइडेड बाई 6, राइट। 6 से काटेंगे इसको 5 बार, 6 से गया 2 से गया 3 बार, 2 से गया 10 बार, 3 से गया 13 बार, है ना। तो ये हो गया कितना, 29। देखो अब मेरे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब मैं तो या तो इनको मल्टीप्लाई करूं, एक्चुअल वैल्यू निकालूं, है ना। अगर मैं वो नहीं निकालना चाहता तो मैं ऑप्शंस देखता हूं, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, 6000 8000 2400 11000। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, यहां पर थोड़ा लॉजिक लगाऊंगा और अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करूंगा। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 30 लिख लूं, अप्रोक्सीमेटली मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं 30 इंटू 5 और इसको लिख लेता हूं लगभग 60 माइनस इसको लिख लेता हूं 20 10 और इसको 13 ही लिखा रहने दो। तो कितना हो गया, 6 इंटू 5 3 300, 300 इंटू 3 कितना हो गया 9000, 9000 माइनस 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, तो ये हो गया 2600। 9000 में से 2600 घटाएंगे तो कितना आएगा 6400। 6400 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। अब 6400 के पास कौन सा ऑप्शन है इनमें से, यही वाला है 6000, बाकी सब तो दूर दूर है। तो आंसर मेरे पास आएगा 6085 यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्वाइट इजी, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, यही देख लो आप। ये देखो, इस 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है, कट गया। यहाँ 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, कट गया। यहाँ भी 1 पॉइंट के बाद है, यहाँ भी 1 पॉइंट के बाद है, कट गया। राइट से काउंट करें, 17 से गया ये 5 बार, 17 इंटू 5 85 होता है, 19 इंटू 5 95 होता है और 21 इंटू 9 ये होता है। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 9 कितना हो गया 225, है ना। ये आप लगाएंगे और खुश हो जाएंगे कि मेरा आंसर आ गया। बड़ा आसान सवाल था सर, लेकिन फिर वही आसान में ही गलती होती है। देखो सवाल में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो जब ये 225 आया तो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो 15 होता है ना। तो आंसर इसका 15 है, 225 मत लगाना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये, इसको हम लिखेंगे 3/4। 1 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4/3 4/3। नेक्स्ट हो गया कितना, 1 प्लस 2/3 हो गया 5/3। नेक्स्ट हो गया 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5। नेक्स्ट हो गया 1 प्लस 6/7 यानी 13/7 और नेक्स्ट हो गया 1 माइनस 12/13 यानी 1/13। 13 से 13 कट गया, 4/3 से 3/4 कट गया, 5/3 से 3/5 कट गया, बचा क्या 1/7, वही मेरा आंसर। ठीक है, 1/7। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए, विच इज द लार्जेस्ट अमंग दीज नंबर्स। नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 एंड फोर्थ इज √11 माइनस √9। हम ये देख रहे हैं कि सब में डिफरेंस 2 है। यस, सारे नंबर्स में क्या है, डिफरेंस 2 है। 7 और 5 का अंतर भी 2 है, 5 और 3 का अंतर भी 2 है, 9 और 7 का अंतर भी 2, 11 और 9 का अंतर भी 2 है। तो ऐसे केस में सबसे बड़ा नंबर वही होता है जहां पर सबसे 2 छोटी संख्याएं दी गई हैं।
7 5 9 7 11 9, ये तो बड़ी है ना, छोटी कौन सी है 5 3, सबसे छोटी कौन सी है 5 3, तो सबसे बड़ा नंबर ऐसे केस में यही है √5 -√3। ये तो हुआ इसका शॉर्ट तरीका, मैंने 1 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लिया, पर ये होता क्यों है इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लिया जाए तो अच्छा रहेगा। कैसे होगा, देखो इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं ऊपर नीचे। √7 मतलब रेशनलाइज का मतलब है कि यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा कर दिया, है ना, ऊपर नीचे। तो जब मैंने ये किया तो ऊपर क्या आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a² माइनस b², यानी 7 -5 यानी कि 2, और नीचे क्या आएगा √7 + √5। इसी तरीके से जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो इसको रैशनलाइज करने पर क्या आएगा 2/√5 + √3। इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 2/√9 + √7, और जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 2/√11 + √9। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर वो होता है जिसकी जो डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा हो, है ना, क्योंकि ये मैंने जो न्यूमरेटर है वो तो सब में बराबर कर लिए, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होना चाहिए। और देखो 11 9 9 7 7 5 5 3, सबसे छोटा डिनोमिनेटर मुझे यहां दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा नंबर यही आएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, आपको ये भी नहीं करना, आपको ये देखना है कि डिफरेंस सब में सेम है, ठीक है सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा जहां पर जो सबसे छोटी संख्याएं लिखी होंगी, जैसे 5 और 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये है इसका शॉर्ट मेथड। अगला सवाल देखो, √7 अप टू इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू तो 7 ही होती है। यस, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, वो 7 मैं बता दूंगा अभी आपको। 7 बराबर हो गया 343 की पावर y-1, है ना। अब y की वैल्यू निकाल लो भाई, दिस नंबर इज नथिंग बट, या इसको मैं लिख दूं ऐसे, इसको ये 343 का क्यूब रूट है ना भाई, इसका क्यूब होता है 343, तो इसको 343 की पावर 1/3 लिख दें, और ये है 343 की पावर y-1। तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट किया, y-1 की वैल्यू 1/3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1 + 1/3, 1 + 1/3, यानी कि कितना हो गया 4/3। यस, तो मेरे पास आंसर क्या है 4/3। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इसकी वैल्यू सर आपने 7 कैसे लिख दी। अगर यहाँ 6 लिखा होता तो वैल्यू 6 होती, 5 लिखा होता वैल्यू 5 होती, 8 √8 होता वैल्यू 8 होती। क्यों होती है, क्योंकि देखो इसको मैं अगर ऐसे √7 √7 √7 अप टू इंफिनिटी, और ये x के बराबर है सपोज, तो ये वाला जो पार्ट है वो भी तो x के बराबर होगा, क्योंकि समुद्र में से अगर आपने एक गिलास पानी निकाला तो क्या निकाला, एक गिलास पानी निकालोगे समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे में से इस वाले पार्ट को अलग भी कर दूं तो भी ये √7 अप टू इंफिनिटी रहेगा, तो हम इसको भी x बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज √7 × x बराबर x। तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 7x बराबर x², और सिंस x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज ये √7 इसकी वैल्यू 0 कहां से होगी, तो हम इसको काट सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 आ जाती है। तो ये आपको एग्जाम में बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को याद रख लो, √7 मतलब ये 7 है, अगर 6 होता तो आंसर 6 होता, अगर √8 होता तो आंसर 8 होता, सीधे सीधे, ठीक है। तो सीधे सीधे इसको मैंने 7 लिखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया 4/3। अगला सवाल, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में मिसिंग टर्म क्या है। ना कोई एक जमाना था कि मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन 2010 में इसमें एसएससी सीजीएल मेंस में आते थे, और जहां पर जो आज की डेट में बैंकिंग एग्जाम में प्री में भी नहीं आते उस टाइप के सवाल, है ना। तो अब ये देखो कितना आसान है, 2 3 5 7 11, ये क्या है 17 19, सारे प्राइम नंबर है, बीच में एक 13 मिसिंग है, वही मेरा आंसर है 13। यस, एक 13 मिसिंग है, वही मेरा आंसर हो गया। अगला देखो, इसमें रॉन्ग नंबर बताना है, रॉन्ग नंबर वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी, तो देख लेते हैं 8 13 21 32 47 63 83, ठीक है, इसमें बताना है रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर क्या होगा, देखो इनमें हम ये सारे टर्म्स पास पास हैं तो एक बार डिफरेंस ले लेते हैं, 8 और 5 13, 13 + 8 21, 21 + 11 ये हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इन दोनों में 3 का अंतर है, इन दोनों में भी 3 का अंतर है,
तो आगे भी 3 का अंतर कंटिन्यू करते हैं, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20। तो भाई इन दोनों में तो 20 का अंतर दिख रहा है, इन दोनों में क्या 14 का अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर आप इसमें 14 ऐड करोगे 46 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 46 + 17 क्या आएगा? 63 आएगा। मतलब 47 यहाँ पर गलत टर्म है, रॉन्ग टर्म कौन सा है? 47। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल। इन डिवीजन सम द डिवाइजर इज 4 times द क्वोशिएंट एंड थ्राइस एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ a and b are respectively the divisor and dividend, then a और b में रिलेशन क्या होगा? आप जरा देखो इसको, a and b क्या है? डिवाइजर एंड डिविडेंड। आप तो देखो, तो ये है हमारे पास डिवाइजर क्या है? a। डिवाइजर मतलब जो यहां आता है वो डिवाइजर। डिविडेंड क्या होता है? जो यहां लिखते हैं तो वो है b, है ना। यहां पर होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या है? यहां पर बोला डिवाइजर इज 4 times द कोशेंट। जो डिवाइजर है मतलब ये वैल्यू वो कोशेंट का 4 गुना है, तो मतलब कोशेंट इसका 1/4 होगा भाई, तभी तो इसका 4 गुना ये हुआ, राइट। एंड डिवाइजर इज ट्वाइस द रिमाइंडर। तो डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर का डबल है, तो रिमाइंडर कितना होगा? इसका आधा होगा, a/2। तो मैंने इनको अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको कैसे रिलेट करते हैं। इनको ऐसे रिलेट करेंगे, दिस b बराबर दिस इंटू दिस, यानी a इंटू a/4 यानी a²/4 प्लस रिमाइंडर a/2। एलसीएम मैंने लिया 4 आया, ऊपर क्या बना? a² + 2a, राइट। 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4b इक्वल्स टू दिस इज a इंटू a+2, है ना। तो 4 बराबर क्या हो गया? a इंटू a+2 अपॉन b। मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन लास्ट वाला, 4 बराबर a इंटू a+2 अपॉन b। तो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड, इस तरीके से रिलेटेड है ना। क्लियर है? सभी को समझ में आ गई बात? चलिए अगला सवाल। सवाल है ये 738 a6a is divisible by 11, what is the value of a? 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं। मैंने इनको ऐड किया a + a+3 एंड इसको ऐड किया इवन प्लेसेस को 7 + 8 + 6। a + a+3 मतलब 2a + 3, 2a + 3। ये ऑड प्लेसेस का सम है। इवन प्लेसेस को मैंने जोड़ा तो 6 और 8 14, 14 + 7 कितना हो गया? 21। यस, ये हो गया। या तो ये बराबर होने चाहिए या फिर इनका जो अंतर है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये बराबर कब हो सकते हैं? आप सोचो ना कि मैं इसको 21 कैसे बना सकता हूं। तो यहाँ पर 3 में 18 जोड़ना पड़ेगा। भाई 18 कब आएगा? जब मैं इसको 9 रखूंगा। भाई 2 × 9 18 + 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 21 - 21 दोनों क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो नंबर 11 का मल्टीपल बन जाएगा। उसके लिए एक ही वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 9 लेनी पड़ेगी। 9 ही मेरा आंसर है। अगला सवाल, the product of two numbers is this, their quotient is this, what is the sum? This is quite easy question। दो नंबर्स मैंने लिए, लेट्स सपोज a एंड b, उनका प्रोडक्ट है 1575, है ना। क्वोशिएंट का मतलब जिनका रेशियो, जो रेशियो है a और b का, वो क्या है? 9/7। तो हमने इस नंबर को मान लिया 9x और इस नंबर को हमने मान लिया क्या? 7x। 9x और 7x जब मैंने मान लिया तो इसको मैंने 9x रख दिया, इसको मैंने 7x रख दिया, बराबर हो गया 1575 के। यस, तो 9 से कट गया, 9 × 1 9, 6 15, 9 × 7 63, 4 बचा, 9 × 5 7 से गया कितनी बार? 25 बार। तो x² बराबर हो गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमें क्या चाहिए? सम। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 16x, यानी 16 × 5। आंसर इज व्हाट? 80। सही उत्तर है इसका 80, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 की पावर 3.6, 9 की पावर 2.7, 81 की पावर 4.2, 3 की पावर 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इट इज क्वाइट इजी, हमें पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो करना क्या है? 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। तो मैंने जब 9 का स्क्वायर लिखा तो पावर 2 आएगी और 2 × 3.6 कितना हो जाएगा? 7.2। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 की पावर 2.7 है, इसको मैंने 9 की पावर क्या लिख दिया? 9 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 × 4.2 कितना हो जाएगा? 8.4।
एंड दिस इज व्हाट 9 की पावर 0.5, 9 की पावर 1/2 है ना, 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 की पावर 0.5 लिख सकते हैं। अब सारे बेस सेम हो गए तो हम लिख सकते हैं 9 की पावर, जो इनटू में है वो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो गया 9.9, और जो ये है वो पावर ऐड हो गई, कितना हो गया 8.9, और ऊपर नीचे जब ये नीचे है 9 की पावर 9.9 और नीचे क्या है 9 की पावर 8.9, तो डिवीजन में पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। 9 की पावर 9.9 माइनस 8.9 इज, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, यस और नो? चलिए अगला सवाल, √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो सिंपल मेथड में आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको सिंपली करना क्या होता है, जब भी ऐसा सवाल आए आप इस नंबर को दो पार्ट्स में फैक्टराइज कर लो, दो कोप्राइम पार्ट्स में। कोप्राइम का मतलब जिनका HCF 1 हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो मैंने इनको दो कोप्राइम पार्ट में फैक्टराइज कर लिया। 6 को क्या हो गया 2 × 3 हो गया, है ना, ये 2 × 3 हो गया। और जब यहाँ पर प्लस है तो आंसर हो गया मेरे पास बड़ा वाला नंबर यानी कि 3, और अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर हो जाता छोटा वाला नंबर यानी कि 2। सो द आंसर इज 3। ठीक है, यस। प्रॉपर मेथड क्या है इसको करने का वो भी बता दे रहा हूं। ये तो शॉर्टकट हो गया, है ना, शॉर्टकट हो गया। मेथड क्या होगा ये भी देख लो। इसको मैंने मान लिया x, तो अगर समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये भी x ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा ये दिख रहा है। √6 + x बराबर x, मैंने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो 6 + x बराबर क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है x² - x - 6 बराबर 0। इसको दो भागों में तोड़ा ताकि -1, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। -3 × 2 -3 × 2 -6 और सम इज व्हाट -1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, इनके साइन चेंज कर दो 3n - 2। अब ये नंबर क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बिकॉज 6 में प्लस 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 होता जा रहा है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर क्या हो गया पॉजिटिव यानी कि 3। मेरे पास आंसर आ गया 3। इतना लंबा प्रोसेस आपको ना करना पड़े, आप देखते ही आंसर निकाल पाओ, उसके लिए मैंने शॉर्टकट भी इसका बता दिया है। यस, क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो 394 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो अगर सवाल को आपको इजी बनाना है और दो ऑड नंबर मानने हैं, दो ऑड नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, जैसे 3 और 5 उनके बीच का अंतर 2 है, जैसे 5 और 7 उनके बीच का अंतर 2 है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत विषम संख्याएं होंगी या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो हमेशा माने कैसे, ऐसे माने, एक नंबर को मैंने अगर a-1 माना तो दूसरे को मैंने a+1 माना। आप इनके बीच का अंतर देखोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 2 आएगा। यस, इस तरीके से मानोगे बेटर रहेगा, है ना। तो इनके स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर हो गया a-1 का स्क्वायर और ये हो गया a+1 का स्क्वायर। ये कितना है 394। नाउ इट बिकम्स क्वाइट इजी। a² - 2a + 1 होगा और ये a² + 2a + 1 होगा, तो -2a से +2a कट जाएगा, a² + a² 2a² हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ये चीज। 394 2 से काट दिया, 1 टाइम 2 से काटा 197। a² की वैल्यू कितनी आ गई 196, और 196 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 14। सम ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों का सम देखेंगे तो 1 से 1 कट गया, सम आएगा 2a, कितना हो गया 28। दोनों का सम हो गया 2a, 1 से 1 कट जाएगा ना 2a हो जाएगा सम, 28 मेरा आंसर हो गया। यस, सिंपल तरीका। अगला देखिए, when 67 पावर 67 67 पावर 67 plus 67 is divided by 68, what is the remainder? अगर मैं इसको 68 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 68 से भाग कर दो इसको। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि ये नंबर 68 से एक कम है, 68 से अगर एक कम है तो रिमाइंडर होगा -1। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। मैंने बता दिया, रिमाइंडर का जब बेसिक्स पढ़ेंगे तो ये बेसिक भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जब मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इतना बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि भाई
इसका रिमाइंडर आएगा -1, तो -1 की पावर 67 और प्लस 67 को इससे डिवाइड करो, 68 से 1 कम है तो रिमाइंडर बचेगा -1। -1 की पावर 67 इज -1, -1 की ऑड पावर -1 होती है ना, और -1 ये भी माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, मतलब नेक्स्ट जो ओवरऑल रिमाइंडर हो गया -2। पर आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं दिया जाता, तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइजर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 68 - 2, तो आंसर इज व्हाट 66। यस 66, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2011 के क्वेश्चन अब हम करें, 10 के पहले ही कर चुके हैं। 11, 10 और 11 दोनों में पूछा गया था, है ना, तो 10 में भी है 11 में भी है, तो रिपीट क्यों ही करेंगे इसको। अगला देखते हैं, देखो √4096 की वैल्यू है 64, तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। मैं इसको लिख सकता हूं √4096, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा रहने दो। दूसरे वाले को लिख सकता हूं 4096 अपॉन 100, यस, इस नंबर को, और इसको लिख सकता हूं √4096 अपॉन कितने पॉइंट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, तो एक के आगे 6 0, ठीक है, तो कितना हो गया, ये तो हमें दिया गया 64, ये क्या हो जाएगा 64 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, और इसका हो गया 64, और नीचे वाले का क्या हो गया 1000, एक के आगे 6 0 है ना, तो स्क्वायर रूट में 3 0 आएंगे, ठीक है, तो 64, ये कितना हो गया 6.4, और ये क्या हो गया 0.064, जस्ट ऐड देम 464, ये हो गया 70.464, दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, दिस इज होमवर्क फॉर यू, एक सवाल बचा है केवल, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपने देखा कि हमने लगभग 1 घंटे में 2010 2011 में पूछे गए नंबर सिस्टम के सारे सवाल, उनकी टेक्निक, उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, है ना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा, सीधी बात, नो बकवास, कोई इधर उधर की बात नहीं की मैंने, है ना, पूरे आपको सॉल्व करा दिए 2010 और 11 के नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन, है ना। अगली क्लास का जो टारगेट है हमारी, वो 2012 और 2013 के नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन हम उसमें कर लेंगे, राइट, फिर 14 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23, इस तरीके से हम कर लेंगे, है ना। तो 5-6 पार्ट्स में हमारे नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एसएससी मेंस में पूछे गए अब तक के सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, ये कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, और आप चैनल पर नए हो, क्योंकि चैनल भी नया है आपकी तरह, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, राइट, ये आपका अपना चैनल है, इसमें बहुत बड़ी रिपोजिटरी बनने वाली है प्रीवियस ईयर मेंस के सारे क्वेश्चंस की, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस का अपडेट मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, राइट, अभी मेरी भी क्लास है ठीक 5 मिनट में, है ना, करियर ऐप पर, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।